बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना है रिदाए आरज़ू रिटन बाय इकरा सगीर अहमद। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये नावल जो है ये बेसिकली इकरा सगीर अहमद का आई थिंक सो ये किडनैपिंग बेस्ड पे है। तो बाकी बहुत टाइम पहले पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ते हैं तो पता लग जाएगा इतनी बेस बूझता। कंदील बीबी, बाहर अशरफ साहब के दोस्त कोई अहम पैगाम लाए हैं, वो बुला रहे हैं आपको। मुझे? मगर इतने सामान दास में खड़े होकर अपने पीले सूट पर निगाह डाली जो उपटन की खुशबू से महका हुआ था, और जा बचा इस पर उपटन के छोटे छोटे धब्बे भी सूख कर नुमाया हो गए थे। देर न करे बीबी, बहुत जल्दी में है। वो साहब कह रहे थे कंदील बीबी से कहो 5 मिनट के लिए बात कर लें, बहुत परेशान और फिक्रमंद है वो। मुलाजमा परेशानी से गोया थी। इलाही खैर, अब जबकि इन्हें बारात लेकर पहुंचने में देरी कितनी रह गई थी। ऐसे हसास वक्त पर किसी अजनबी का इसके दोस्त का पूरे स्टार सा पैगाम लाना इसे हवास पाख्ता करने लगा। ठहरो, मैं चची जान को साथ ले लेती हूँ, इसने स्याह चादर ओढ़ते हुए इस्तराबी लहजे में कहा। ऐसा गजब ना करना बीबी जी, आपसे ही करने वाली कोई ख़ास बात होगी। जब भी तो इन साहब ने सख्ती से ताकीद किया कि बहुत खामोशी से आपको बुला कर लाऊँ, किसी और को मालूम ना हो। बड़ी बेगम साहिबा की आदत आप जानती है, घर मेहमानों से भरा हुआ है। मुलाजमा हवास पाख्ता नजर आने लगी। मुलाजमा ही कोई ना कोई चवल मार रही है बेचो। अच्छा, इसने गोमोगो की हालत में परेशान सी नज़र सामने चारपाई पर दवाइयों के ज़ेरे असर नींद में डूबी माँ के कमज़ोर जर्द बीमार चेहरे पर डाली, जैसे फैसला न कर पा रही हो कि जाना सूदमंद रहेगा। चले जी, वक्त नहीं है, कोई इधर आ जाएगा तो फिर आप जा नहीं सकती। शम्मो, तुम जानती हो ना इन्हें? इसने पाँव में काली दुपट्टी की चप्पल पहनते हुए इस्तफसार किया। हाँ जी, काफ़ी शरीफ आदमी है, सूरत से मुझे भला मानस लगता है। इसकी ज़ुबान इकरार जबकि आंखें इनकार कर रही थी। अशरफ साहब बारात लेकर पहुंचने वाले थे। इनके नाम की मेहंदी इसके हाथों में सजी हुई थी। इसके तन पर सजा पीला जोड़ा उपटन से महकता इसके नाम का था। वो ताहयात इनकी बीवी बनने वाली थी, हमेशा के लिए इनकी तहवील में जाने वाली थी, महज चंद घंटों की मसाफती दरमियान में। ये दोस्त अजनबी पूरे स्टार पैगाम, इससे तनहा और सबकी लालमी में मिलने की ख्वाहिश। उफ, हुआ क्या है? परवरदिगार, अशरफ साहब खैरियत से हूँ, उसकी ज़ात अंदेशों के भंवर में डोल रही थी। साहब साहब जी, आ गई कंदील बीबी। मुलाजमा जो बहुत होशियारी से कोठी के गेट से निकाल कर आई थी, तंग गली के इख्तिताम पर सिल्वर ग्रे कार की बैग से टेक लगाए, होंठों में सिगरेट दबाए, बाएं हाथ की शहादत की उंगली में की रिंग घुमाते नौजवान से मुखातिब हुई, जो इन दोनों को आता देखकर काफ़ी मुस्तैदी से अलर्ट हुआ था। डार्क ग्लासेस में पोशीदा इसकी निगाहें स्याह चादर की ओट में छुपे चेहरे पर मरकूज हुई थी। छोटे से घूंघट से सिर्फ इसकी सितवा खड़ी ऊंची नाक छलक रही थी। आप कंदील यावर हसन है? ब्लू जीन्स वाइट शर्ट में मलबूस इस दराजकद शानदार पर्सनैलिटी वाले शख्स ने अपनी भारी और गूंजदार आवाज़ में पूछा, जैसे तस्दीक करना चाहता कि वो कंदील ही है ना। जी, आप कौन है? अशरफ साहब ने बाकी मादा अल्फाज इसके होंठों से बाहर ना निकल सके, क्योंकि बहुत सूरत से इस शख्स ने जेब से रुमाल निकाल कर इसकी जानिब पढ़कर एक हाथ से इसका मुंह बंद करके रुमाल नाक पर रख दिया था। इसकी गिरफ्त फौलादी थी। इस अचानक अवतार पर वो संभल ना पाई थी। इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए वो चंद लम्हे मज़ाहमत कर पाई थी, मगर फिर बेबस हो गई थी। नाक और होंठों पर जैसे किसी नशावर दवा में तर रुमाल की तासीर ने से लम्हों में बेहोश करके इर्द गिर्द से बेनियाज कर दिया। वो किसी दख्त से टूटी शाख की तरह इसकी हाथों के हल्के में ढेर हो गई थी। इस नौजवान ने इसे कार की पिछली नशिस्त पर लिटाकर इसकी स्याह चादर उड़ा दी थी। मुलाजमा को भारी रकम देकर कार बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी थी। लाख दिलाना तदारी मुलाजमा को, जिनके घर में रहती है वो पैसे की खातिर उनसे ही वो कर जाती हैं मुनाफकत, वो दगाबाजी। कोठी से कुछ फासले पर बैंड बाजों के बेतहाशा शोर के हमरा बारात जाती हुई नजर आई। सुरख गुलाबों से सजी सवरी गाड़ी में चंद लोगों के हमरा सहरा सजाए दुल्हा पर इसकी निगाह पड़ी तो पुर इसरार सी फरहत बख्श तस्कीन अमेज मुस्कुराहट इसके भरे भरे सुर्खी माए लबों पर बेसाख्ता उभरी थी। इसने इसी लम्हे फातिहाना पर गरूर और घमंडी निगाह बैक मिरर से पिछली नशिस्त पर बेसुध पड़े चादर से पोशीदा वजूद पर डाली और कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। मुझे लगता है किसी रिवेंज में ठा के लेके गया उसको। चलो पढ़ लेते हैं आगे। आपा, जवान बेटी के होते हुए भी मैं तुम्हें काम में लगा देखती हूँ तो खून जलकर खाक हो जाता है। लो भला ये कोई बात है? जवान जहाँ लड़के छत पर टिकी हैं, कभी मोहल्ले में कहीं ना कहीं घुसी हुई मिलेंगी। माँ को घर के कामों में खपा रखा है, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सफ़िया, बैठो तो सही। अरे मैं खुद ज़्यादा काम नहीं करवाती बच्चों से, ये उम्र तो आराम से सुकून से गुजार ले, फिर अगले घर जाकर तो घर के बखेड़ों में फंस कर सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। औरत को ससुराल में भला कहाँ सुकून मिलता है? रज़िया अपनी सादा और नरम तबीयत के बायस छोटी बहन से बोली। आपा, मैके में करेंगी तो ससुराल में भी करने की आदत होगी। अभी हड हराम और काहल बना रही हो तो आगे जाकर तुम्हारा वो नाम रोशन करेंगे कि थूथू होगी।
तुम्हारी तरबियत पर। हाँ सच कह रही हूँ, हमने क्या काम नहीं किया। मैके में भी खर्च संभाला, गुर्बत के बाइस अब्बा का सहारा बनने के लिए, अम्मा की फ़िक्र कम करने के लिए घर बैठ कर लोगों की सिलाइयाँ भी की, कपड़ों की, कपड़े काट कर, स्वेटर बुनकर भी घर बैठे मजदूरी की। शादी के बाद ससुराल में भी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दिन गुजारे। अब जाके बेटे होनहार और काबिल निकला तो दिन अल्लाह ने फेरे हैं। मगर फिर भी मैंने बेटी को अपने चलन पर ही चलाया। पैसा आ जाने से मजाज नहीं बिगड़ने दिए। सिलाई कढ़ाई, खाने पकाने, घर को सफाई, गर्ज के ये हर काम में ताक कर रखा इन तीनों को। अब तो अपने हाथ से भी मैं फली भी ना फोड़ूं। तीनों के काम बांट रखे हैं, मजाल है जो कभी आपस में काम पर सुस्त पड़ जाए। मगर तुमने तो आपा बिल्कुल ही अंधेर मचा रखी है घर में, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सफ़िया बेगम बड़ी बहन के करीब बैठते हुए तेज़ और नागवार लहजे में महवे गुफ्तगू थी, जबकि रफ़िया के होंठों रफ़िया के हो रज़िया पीछे तो रज़िया के होंठों की मुस्कुराहट थी। सफ़िया छोटी होने के बायस इनकी लाडली और चहीती बहन थी। इनकी मोहब्बत में वो भांजियों को सख्त सुस्त कह रही थी। सफ़िया जब भी तो मैंने ढील दे रखी है, हम मैके से मेहनत और मशक्क़त करते हुए आए थे, ससुराल आकर और ज़्यादा मशीन बन गए। अब मैं चाहती हूँ बेटी को कम अज़ कम अपने घर में तो आराम करने दो। अरे रहने दो आपा, आजकल की बच्चियाँ हमारी तरह मोम की नाक नहीं रखती हैं। ससुराल में कदम रखते ही हर शय पर कब्जा जमा लेती है। ससुराल वालों की खिदमत तो क्या करेंगे, उल्टी अपनी खिदमत करवाने लगती हैं। ओहो, खाला जान आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कब आई? ऊपर सीने से उतरती अफशीन ने सर पर दुपट्टा डालते हुए मुस्कुराकर सलाम किया। तुम्हारी बला से कभी भी आऊँ, तुम्हें कौन सा ख्याल है खाला का? वो नाराज़गी से गोया मी। इकलौती खाला हो, ख्याल क्यों ना होगा। मैं ऊपर छत पर कंबल सुखाने के लिए डाल कर आई हूँ। मौसम तेजी से बदलने लगा, रात को तो सर्दी लगती है, इसलिए मैंने सोचा अभी से कंबल और लिहाफ धोकर तैयार करके रख दूँ। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, छोटे मोटे कामों में ही दिन गुजर जाता है। अफशीन इनके करीब बैठते हुए कुछ इतनी मोहब्बत से गोया भी कि इनके चेहरे के तासुरात बदल गए। शुक्र है तुम्हें तो कुछ माँ का ख्याल है। नौरीन का है? वो भांजी को देखते हुए प्यार से बोली। नौरीन? वो सामने खाला रहती है ना, इनके पोते की सालगिरह, वहाँ गई, आती होगी। अफशीन चाय बना लो, बाजार से कुछ चीज़ें भी मंगवा लेना। अब तुम्हारी खाला को खाना खाने के बाद ही जाने दूंगी। तन्हा आई हो, बच्चे को साथ ले आती। अफशीन के बाद वो सफ़िया से मुखातिब हुई। ना मालूम वो दिन का पहर था या रात का जब इसने आंखें खोली थी। चंद लम्हे बेहिस्सो हरकत पड़ी नीम गनूदगी की हालत में छत पर लगे फानूस को घूरती रही। ये दौरानिया चंद लम्हों पर मुश्तमिल था, फिर अकलख जैसे घूर अंधेरा रोशनी से जगमगा उठता है। इसी तरह इसके जहन पर इस्तराब इंतशार, खौफ और घबराहट हावी हुए थे। वो झटके से खड़ी हुई, गुजरा हुआ एक एक लम्हा इसकी निगाहों में फिल्म की तरह मंजर बदलने लगा। इसे अभी भी अपने मुंह और नाक पर इसी अजीब बदबू वाले रुमाल की गिरफ्त महसूस हो रही थी, जिसकी नागवार बू और फौलादी गिरफ्त के बायस अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ था और वाकई वो दम घुटने के बायस बेहोश हो गई थी। इसने मतहविश सी वहशत तथा निगाहें कमरे में चारों सिम दौड़ाई। कमरा आराइशशुदा था, कीमती पर्दे पड़े हुए थे जिससे कमरे में नीम अंधेरा था। बेड के साइडों पर रखे लैंप रोशन थे। मुनकश खूबसूरत बेड पर पर्दों और कारपेट से मैच होती रेशमी ब्लू बेड कवर और तकिए थे। कंबल भी ब्लू एंड रेड कंट्रास्ट में अच्छा लग रहा था। कमरे में चारों दीवारों पर पर्दे आवेजा थे। कोई दरवाजे या खिड़की नज़र नहीं आ रही थी। इसने इस तराबी और दीवान की परे अंदाज में पर्दे हटाकर देखे। तीन अतराफ स्पाट दीवारें थीं जिन पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बोर्ड नस्ब थे। बाएं दीवार के दरमियान में ब्राउन कलर का लकड़ी का दरवाज़ा नस्ब था। इसने दोनों हाथों से बुरी तरह दरवाजे को पीट डाला और मतवातर कई मिनट तक दरवाजे को धड़धड़ाने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं हुआ था। इसकी वहशतें और परेशानियां हद से समा होगी। इसने लपक कर कॉर्नर पर रखा पित्तल का भारी गुलदान उठा लिया और दोनों हाथों में मजबूती से पकड़कर दरवाजे पर पै दर पै वार करने लगी। दरवाज़ा खोलो, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। वो साथ साथ चिल्लाती जा रही थी। आंसू इसके सफ़ेद रुखसारों से फिसल फिसल कर चादर पर गिर रहे थे। वो कहाँ थी? यहाँ कितना वक्त गुजर चुका था? इसे यहाँ लाने वाला कौन था और इसका क्या मकसद है? कई सवाल इसके दिमाग में हलचल मचाए हुए थे। माँ का ख्याल इसे बेदम करने लगा। बीमार और लागर फालत से माजूर माँ का ख्याल इसे अंगारों पर दौड़ा रहा था। इसकी गुमशुदगी वहाँ क्या क़यामत बर्पा कर चुकी होगी, इसे बखूबी एहसास था। हैरत अंगेज़ बात थी, बेहद आरास्ता और पैरास्ता कमरे में वॉल क्लॉक नामी कोई शय न थी। जैसे वक्त से यहाँ के मकीनों को कोई वाबस्तगी और ज़रूरत ही ना हो, या दूसरों का वक्त ख़राब करने वालों को इसका एहसास नहीं होता। क्या बेहूदगी है ये! नॉक करने की तमीज़ नहीं आपको? पित्तल के गुलतान के धमाकों का खातर ख्वाह असर दूसरी जानिब हुआ था। दरवाज़ा खोलकर वो कदरे दरश्त लहजे में मुखातिब हुआ। वाइट कुर्ता शलवार में इसकी पेशानी की तरह शिकने थी। सुरख आंखें बिगड़े तेवर जाहिर कर रहे थे। वो गहरी नींद से बेतार हुआ। दूसरों की नींदें हराम करने वाले खुद कितनी पुरसकून नींद से होते हैं। मुझे घर छोड़ा है, खुदा के लिए मुझे घर वापस छोड़ा है। वो बुरी तरह रोती हुई आजी से फरियाद करने लगी। आप समझ रही, वहाँ सब आपकी राह में पलके बिछाए बैठे होंगे, फूलों से कलियों से आपका स्वागत होगा। इसके लबों पर तंजिया जहरखंद मुस्कुराहट थी। रोशन ब्राउन आंखों में तमस्कुर और हरारत थी। जानती हूँ मैं, आप मेरे लिए कांटे फैलाए, अंगारे बिछाए। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों किया ये सब? मुझे इस तरह अगवा क्यों किया आपने? इसकी सिसकियाँ गूंजने लगी। आपके हुस्न से मुतासिर होकर तो हरगिज़ नहीं।
तमस्कराना अंदाज में फ़ौरन जवाब दिया। इंसान नहीं हो तुम, दरिंदे हो, जानवर हो। इसका इत्मीनान तमानियत से निखरा चेहरा इसने मुश्तिल कर गया। शट अप, शट योर माउथ। मैं ऐसा तर्ज गुफ्तगू बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। लहजा दुरुस्त करो अपना। मुझे अदाब गुफ्तगू सिखाने से पेशतर आप खुद अदाब इंसानियत, एहसास इंसानियत सीखिए। इस कदर रजील घटिया इंसानियत से मुबरा काम करने के बावजूद आप खुद को इंसान समझ रहे, तुफ है आप पर। अभी आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है, सो मजबूरन मुझे आपकी बकवास नज़रअंदाज करनी पड़ेगी। वो बेनियाज से शाने उचकाकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, वो बाथरूम था जिसके टाइल्स खूबसूरत थे। काफ़ी वसी और स्टाइलिश अंदाज का बाथरूम था, जिसके दूसरे दरवाजे से एक और कमरा नज़र आ रहा था। दो कमरों के दरमियान में ये बाथरूम था और दोनों दरवाजे बंद होने के बाद इसे दरवाज़ा पीटने की आवाज़ काफ़ी देर से इसीलिए सुनाई दी थी। इसकी समझ में अब आया, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं, कितनी ज़िंदगी आपने तबाह कर डाली, जीते जी जहन्नम में फेंक दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने, मेरी बीमार माँ ने, क्यों किया आपने ये सब? मेरा मूड नहीं है इस वक्त बात करने का, और सवाल जवाब करते लोग मुझे कभी पसंद नहीं रहे। प्लीज़ आप अपने कमरे में जाएं, बिजी हूँ मैं इस वक्त। वो सामने आईने के नीचे लगे शेल्फ से शेविंग मग निकालकर इसमें पानी भरकर डिटॉल के कतरे डालकर काफ़ी मसरूफ़ अंदाज में खोया हुआ। कंदील की सिसकियाँ, आहें, आंसू कुछ भी इस पर असर न कर सका था। वो चंद साथ इसकी चौड़ी पुश्त को बेबसी और गुस्से से देखती रही। वो इसकी साथ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुका था, जैसे वो तन्हा हो, इसके पास कोई ज़ीरो मौजूद ही ना हो। वो पहले कमरे में जाने के बजाय बाथरूम से मुल्हिका दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो इसी बेनियाज़ी से शेव करने में मसरूफ़ था जैसे मुकम्मल एतमाद हो कहीं भाग नहीं सकती। ये कमरा इस कमरे से भी ज़्यादा खूबसूरती से डेकोरेट था। सामने बेड पर ग्रीन बेड कवर पुरशिकन था। कंबल ऐसे ही रखा था। साइड टेबल पर लैंप रोशन थे। दाएं लैंप के पास टेबल पर रिस्ट वॉच, सिगरेट का पैक, सुनहरी लाइटर और कलम के नज़दीक ही मोबाइल रखा था। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। दबेस पर्दे चारों से लटक रहे थे। इसने भागकर सामने का पर्दा हटाया तो वो ग्लास वॉल थी। बाहर का मंजर इसके होश उड़ाने को काफ़ी था। चंद कदम के फासले पर लहराता इटलाता समंदर अपनी शिद्दतों से उधम मचाए हुआ था। ऊंची और सरकश लहरें पूरी जोरावरी से साहिल की चमकती सुर्खी माइल जर्द रेत पर आकर शांत हो जाती थी। धूप पूरी तरह फैली हुई थी। परिंदे लहरों के संग बहती मछलियों का शिकार कर रहे थे। इसके दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। धूप और सूरज यानी रात गुजर चुकी थी। सुबह का सूरज इसकी पाकीज़ा और शफाफ सीस पर जिल्लत और रुसवाई के कभी ना ख़त्म होने वाले अंधेरे फैलाता तलू हुआ था। उफ़, क्या क्या इल्ज़ामात की भरमार ना हुई होगी। इसे रुस्वा करने में कोई कसर न रहेगी होगी। चची बेगम, चचा जान, इनकी फैशनेबल बेटियां पहले ही माँ बेटी के वजूद से नाला और दस्तबरदार रहते थे, और अशरफ साहब, इनकी इज्जत पर कैसा दाग लगा है। वो शरीफ और पाक किरदार शख्स जिसने इसके साथ इसकी माँ के वजूद को भी तस्लीम किया था। बेशक वो उम्र से इसे 3 गुना बड़े थे, मगर वो बखुशी माँ को भी साथ रखने पर राजी थे, और जहेज़ की भी बिल्कुल डिमांड न थी, जो सोने पर सुहागा वाली मसल पूरी कर रही थी। माँ जो इसकी कुल कायनात थी, इसको आराम पहुँचाने के लिए, कोई खुशी देने के लिए वो जिंदा चलने के लिए भी तैयार थी, मगर ये एकदम क्या हुआ था। मंजिल तक पहुंचने से कबल ही फिजाओं में मुअल्लक हो गई थी। इसके दिलो दिमाग में एक ऐसा दर्द यकलक टूटा कि वो तेवरा कर नीचे गिरी थी। सर बेड के कोने से टकरा और साइड टेबल पर रखा शीशे का पानी से भरा जग और ग्लास छनाके से नीचे गिरे थे। शोर की आवाज़ पर इसने चेहरा धोते हुए चौंक कर दरवाजे से अंदर झांका, और नल यूं ही बेसन में खुला छोड़कर वो बौखला कर अंदर आकर इसकी तरफ बढ़ा। वो टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ी थी और इसके माथे से खून निकलकर लाइट ग्रीन कारपेट पर जलसम हो रहा था। इससे कुछ ही फासले पर शीशे के जग के टुकड़े बिखरे हुए थे। दो फिटे मुँह है वैसे, एड्डे इत्मीनान देना। वैसे हमें पता नहीं है किसने वाह क्यों किया, लेकिन जो भी है यार, उनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई ना, जी पहले किसी होर दे दर ते पे सी। पता नहीं इसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा, जिंदा भी होगी या उन्होंने उठा के फेंक दी होगी कहीं। नौरीन इस उम्र में मुझे रसवाइयों की दलदल में फंसाएगी, कुछ तो अल्लाह के कहर से डर। मैं कुछ गलत बात नहीं कर रही हूँ, मुझे एक बार नहीं 1000 बार इनकार है इस रिश्ते से, मरकर भी मैं नहीं मानूंगी। नौरीन के लहजे में बगावत हद दर्जा खुद सरी खुद पसंदी बोल रही थी। अभी तुम बच्ची हो, नहीं समझ सकती अपना अच्छा बुरा। ऐसी बातों का तजर्बा वक्त गुजरने के साथ आता है। और फिर राहील जैसे होनहार और लाइक लड़के तो आजकल कहाँ मिलते हैं आसानी से। दोनों बहनें घर में राज करना। फातिमा तुम्हारी सगी फुप्पो, इसकी पसंद और तुम्हारे मरहूम बाप की ख्वाहिश पर यह रिश्ता, बल्कि तुम दोनों बहनों के रिश्ते बचपन में तुम्हारे बाप ने तय कर दिए थे। अब क्या अपने मरे बाप की ख्वाहिश का भी एहतराम नहीं करोगी? इन्होंने नई उम्मीद से बेटी के बागी चेहरे की तरफ देखा। इन 3 दिनों में वो कितनी अजनबी और अजहद गुस्ताख और बदलिहाज हो गई थी। इस बेटी पर तो इन्हें बेहद इत्मीनान और फ़ख्र था। इन्होंने कभी से किसी बात पर नहीं टोका था। मोहल्ले में वो सारा दिन घूमती रहती थी, सहेलियों के साथ बाजार जाती, शादी, मंगनी, दीगर तकरीबात में बहुत एहतमाम से शरीक होती। इन्होंने कभी कोई बात पुरस नहीं की थी। तो वो तो जो ढील दबोगे तो फिर यही कोशिश सामने आना ना। इनकी मोहब्बत के आगे भाइयों ने भी एतराज़ नहीं किया। अब तो घर में बहू भी आ गई थी, वो पीछे से कुछ भी कहती रहे, मगर मुंह दर मुंह इन्हें भी जरूरत ना हुई कुछ कहने की। इन्हें अपनी बेटी पर बेहद मान था। वो अपने मैके में बेहद घुटी फिजा में रही थी। बाप बहुत सख्त मजाज थे। माँ को लड़कियों का घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। ससुराल में भी इन्हें ऐसा ही माहौल मिला। इन्होंने तहैया कर लिया वो अपनी बेटियों को ऐसा हबतज़दा माहौल नहीं देंगी जो इनमें तशनगी और महरूमी को जन्म दे। अफशीन नौरीन से 2 साल बड़ी थी और बहुत जिम्मेदार और हसास थी, जबकि नौरीन 2 भाइयों और एक बहन से छोटी थी।
और बहुत नटखट और शौक मिजाज थी। इसकी तबीयत बागो बहार थी, अजहद मुँह फट और साफ को थी वो। 3 दिन पेशतर इनकी नंद फातिमा आई थी अपना मुद्दा बयान करने। वो अफशीन और नौरीन को ब्याह कर ले जाना चाहती हैं क्योंकि दोनों की मंगनी बचपन में ही फातिमा के बेटों से तय हो गई थी। इन्होंने बेटियों और बहुओं को और बहन बहनोई से मशवरा करके एक माह बाद की तारीख दे दी, और जब से नौरीन के जौहर खिलकर सामने आ रहे थे। मोहल्ले में रहने वाले लड़के यावर हसन से वो नामालूम कब से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही थी। देखिए यावर हसन कंदीला बाप, ये उनकी बैक स्टोरी चल रही है साथ। जिस बेटी को वो बहुत मासूम और भोली समझती थी, इसने बेहयाई और बगैरती के रंग खुद पर इस कदर चढ़ा लिए थे कि इन्हें 2 दिन तो यकीन ही नहीं आया कि इनकी वो बेटी है जिसे वो आज तक नन्ही बच्ची समझती रही थी। इसलिए यार ठीक है, अगर आप अपने जैसा माहौल नहीं भी देना चाह रहे, उसको आसाइशें दे रहे हो रात को, लेकिन उन पे चेक एंड बैलेंस भी रखो। कुछ औलाद होती है ऐसी जो इज्जत के काबिल नहीं होती, मतलब उनको इतनी छूट देने के बाद अपने औकात तो बाहर हो जाती है। इसने सिरे से इस मंगनी को मानने से इनकार कर दिया, शादी करने को तैयार न थी। इन्होंने प्यार से, गुस्से से, रौब से, हर तरीके से इसके सर से इस इश्क के भूत को उतारने की कोशिश की, मगर यावर हसन का इश्क सर चढ़कर बोल रहा था। माँ बहन भाइयों की सबकी मोहब्बतों पर यावर की मोहब्बत वो भारी थी। वो इसकी खातिर सबको छोड़ने को तैयार थी। इसके लहजे में बगावत तो सरकशी चट्टान की तरह अटल थी। इन्हें ख़ानदान की नामूस खतरे में महसूस हो रहा था। ये कहाँ की दानिशमंदी अम्मा, मुर्दों की ख्वाहिशों के पीछे ज़िंदा लोगों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए। और जब हमारा मज़हब, हमारी शरीयत इजाज़त देती है लड़कियों को अपनी पसंद नापसंद का इख्तियार देने की, फिर क्यों हमारे माशरे में ऐसी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ होती हैं? लड़कियाँ कोई गाय बकरी थोड़ी है जिन्हें जिस खोंटे से चाहे बांध दिया जाए। ये सारी ज़िंदगी का मामला। मैं चंद लम्हे अपनी नापसंदीदा चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। नापसंदीदा शख्स को सारी ज़िंदगी शौहर के रूप में किस तरह बर्दाश्त करूँगी? माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। शरीयत मानने से मैं इनकारी नहीं हूँ, मगर ऐसे फैसले अपनी औलाद पर एतमाद और मान के सहारे किए जाते हैं कि औलाद अच्छी तरह जानती है कि इसके लिए वही मुंतखब किया जाएगा जो इसके लिए बेहतरीन और सूदमंद होगा। और ऐसे फैसले कभी बुरे साबित नहीं होते। ये इश्क और मोहब्बत कभी मंजिल पर नहीं पहुँचाते बेटी। ये वो राह है जिसमें जो चला कभी भटक कर सहराओं जंगलों में गुम हो गया, या लोगों से पत्थर खाकर दीवानगी का लक़ब पाकर ज़ख़म भटकता रहा। और आजकल इश्क तो महज वक्त गुजारी है। शादी के बाद कभी सोचोगी भी तो खुद अपनी बेवकूफ़ी पर हंसोगी। ये ऐसी मोहब्बत नहीं है। तुम मुझे बहलाओ नहीं अम्मा, मैंने कह दिया कि मैं सिर्फ यावर की हूँ, और ना ही मुझसे ये मुनाफ़क़त होगी कि दिल यावर के पास है और जिस्म राहील के हवाले कर दूँ। पहलू में मेरे राहील और तसव्वुर में यावर हो। ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, जिसको दिल दिया जिस्म भी उसी के सुपुर्द करूँगी। वो बेबाकी से निडर अंदाज में कह रही थी। बोली, बेगैरत, बेहया, बेअदब, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। माँ और बहन के आगे ऐसी बेहुदा बेलगाम बकवास कर रही है। शर्म हया बिल्कुल ही पेच खाई नामुराद ने। बेटी के मुंह से निकले नाजेबा अल्फाज इनके बाहिया खून में आग सी लगा कि इन्होंने गुस्से से बेकाबू होकर कई थप्पड़ से लगाए, दुख और गुस्से से अपना सीना पीट कर रोने लगी। अम्मा ऐसे मत करो। अफशीन इनसे लिपट कर रोने लगी। वो भी नौरीन को समझाने में नाकाम रही थी। अगर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दोगी अम्मा, तो हर टुकड़े से यावर यावर की सदा उठेगी। बेटा तेनू ये यावर यावर ही तेरे टुकड़े टुकड़े करेगा। मेरे किस गुनाह की सज़ा है? तू आज बहुएं घर पर नहीं है, कल जब इनके कानों तक ये बातें पहुंचेंगी तो देखना कैसे बात कहाँ कहाँ फैलेगी। ख़ानदान की इज्जत सदियों में बनती है और मिट्टी में रुलने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी है। क्या लोगों को मैं मुंह दिखाऊंगी? मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? क्या हुआ अम्मा? बड़े भाई लाल बब्बू का चेहरा लिए अंदर आए। इनका सख्त लहजा, शोले उगलती आंखें तख्त पर अकड़ कर बैठी नौरीन पर थी। इनके गुस्से और जलाल से सारा घर ही कांपता था। इन्हें अचानक अंदर आते देखकर दुपट्टे में मुंह छुपाते रोती हुई अम्मा घबरा कर खड़ी होगी। अफशीन का डर के मारे जिस्म थर थर काँप रहा था, जबकि नौरीन के चेहरे पर लम्हे भर को खौफ उभरा था, मगर फिर वह नॉर्मल होगी। क्या ड्रामा कर रही हो? क्या बुराई है राहील में? अम्मा की तरफ देखते हुए इन्होंने खुद पर जब्त किया। अच्छा, अब आपने सब कुछ सुन लिया भाईजान। मैं यावर को पसंद करती हूँ, राहील पसंद नहीं है मुझे। अरे कुछ तो शर्म कर, भाई के आगे क्या ओल फोल बक रही है? अम्मा से रहा ना गया। बोलने दे अम्मा, इसे बोलने दे। ये हमारा प्यार और एतमाद बोल रहा है। मैं राहील से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी, ये मेरा फ़ैसला भाईजान। इनकी नरमी से और न डर करके अम्मा देखा आपने, सफ़िया खाला जब भी आई इन्होंने यही समझाया कि लड़कियों को इतना ढील ना दो। हमने भी कई मरतबा आपको समझाना चाहा, मगर हर दफ़ा आपने हमारे बोलने से कबल ही ज़ुबान बंद कर दी। आपकी नाक के नीचे ये सब करती रही और आपकी आंखें बंद रही। हैरत है अम्मा, मैंने तो सुना था बेटियां जवान हो जाए तो माएँ इनके हर कदम की निगरानी करती है, इनके चेहरे पर फैलते तमाम रंगों से आशना होती हैं। फिर ये क्या हुआ अम्मा? ये बेधड़क बिला खौफ हमारी इज्जत पामाल करती रही और आप बेखबर रही। इसकी आंखों पर बेहयाई और बेगैरती की पट्टी बंद की है। शादी होने में चंद दिन बाकी और इसकी इतनी हिम्मत होगी कि शादी से इनकारी है। मैंने एतमाद किया था, मुझे क्या मालूम था मेरा खून ही मुझे डस लेगा। वो आंसू के दरमियान बोली। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा, पहले इस जलील आदमी का सांस बंद करके आता हूँ जिसकी शय पर तेरी आंखों से शर्म हया मकफूद हो गई है। इतनी बुरी तरह मारूंगा इसे कि इसकी आने वाली 7 नस्लें भी किसी लड़की की तरफ निगाह उठाकर देखने की जरूरत न करेंगी। और तुम्हारा तो वो हशर करूँगा कि मौत भी थरा उठेगी। वह जुनून के आलम में किचन से छुरी लेकर निकले। इनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, गैरत से खून जोश मारा था। अम्मा रोती हुई इनको बाजू से पकड़ रही थी। अफशीन बुरी तरह चीखती रोती इनके कदमों में लिपट गई थी।
चीखों पुकार सी वहाँ मच गई थी। वो जुनूनी अंदाज में खुद को छुड़ाने की सही कर रहे थे। अम्मा और अफशीन रोते हुए हज़ियानी अंदाज में इन्हें वास्ते दे रही थी। इनके ख़ानदान पर अज़ाब टूटने वाला था। बेटी की ज़िद और रुसवाई, यावर का कत्ल बदनामी ही बदनामी थी। अम्मा इन्हें दरवाजे तक जाने से रोकते हुए बुरी तरह हाँफ गई। अफशीन इनके कदमों से लिपटी घसीटती हुई बढ़ रही थी। इसका जुनून कम नहीं हो रहा था। अल्लाह के वास्ते अफशीन के आंसू, सिसकियाँ, मिन्नतें कोई कारगर साबित नहीं हो रही थी। रुक जाएं भाईजान, मैं रहील से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इन्हें दरवाजे तक पहुंचते देखकर खामोश खड़ी तमाशा देखती नौरीन सपाट लहजे में गोया भी। वो रुक गए थे। अम्मा और अफशीन इनको लेकर अंदर आ गई थी और समझा बुझाकर इनका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रही थी। आपको मुझसे वादा करना होगा, आप कभी यावर को मामूली सी भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। आपकी बनाई हुई कुर्बानगाह पर अपनी भेंट यावर की जान के सदके मैं दे रही हूँ। वो रोती हुई गुस्ताख लहजे में इनसे गोया भी। इसके चेहरे पर इनके लिए नफरत ही नफरत थी। अम्मा, इसको कह दे मेरे सामने से दफ़ा हो जाए, मेरे सामने आने की कोशिश कभी ना करे। मुझे भी आरज़ू नहीं आपकी सूरत देखने की। मेरी बद्दुआ है आपके यहाँ बहुत सारी बेटियाँ, और जब इनकी शादियाँ तो वो भी मेरी तरह ज़बरदस्ती बेजा असूल खुद साख्ता रवाजों की भेंट चढ़ाई जाए। फिर आपको मेरा दुख महसूस होगा, इसलिए कि आप मेरे बाप नहीं भाई हैं। हाँ, यही तो दुख है मुझे, यही तो एहसास मेरे पाँव की जंजीर बन गया कि तू मेरी बेटी नहीं बहन है। खुदा की कसम, अगर बेटी तुझ जैसी हुई भी तो इसे ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दूंगा। तुझ जैसी बेटियों पर आनो आबरू वारी नहीं दी जाती, बल्कि ख़ानदानी नामूस पर तुम जैसी बेटियों को कुर्बान कर दिया जाता है। कुछ और लड़कियों ने ये चलन अपनाए तो लोग बेटियों को ज़िंदा दफन करना शुरू कर देंगे। बेटियाँ बाप भाइयों के ऊँचे शिमले में जड़ा कोहे नूर होती हैं। कदमों कदमों तले आता अर्जा पत्थर नहीं। अम्मा, अब इसके कदम घर से जब ही निकलेंगे जब ये डोली में बैठने जाएगी। कब तक चलेगा आपका ये प्रोग्राम? इसने सर्द खुश नागवारियत और बेजारियत से लबरेज लहजे में सर उठाकर ना देखा और ना ही जवाब दिया। अलबत्ता आंसुओं की रवानी में मज़ीद इजाफा हो गया था। बहरहाल मर्ज़ी है आपकी, जब नाश्ते को दिल चाहे तो कर लीजिएगा। किचन में मौजूद रेफ्रिजरेटर में तमाम सामान मौजूद है। सील डब्बों में, बंद डिब्बों में फ़िश चिकन मौजूद है, जो आप खाना चाहें। इसके माथे पर चोट गहरी आई थी। फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ मौजूद था। इसने महारत से ड्रेसिंग कर दी थी और अपने बेड पर ही इसे लिटा दिया था। वो बेहोश थी, मगर जल्दी से होश आ गया। फिर जो इसने बेड पर घुटनों में चेहरा छुपाकर रोना शुरू किया तो घंटों गुजर गए। वो दूसरे कमरे में था। वक्तन फवक्तन इस पर भी आकर निगाह डाल जाता और इसकी हालत देख हमस देखकर बेजारी से पलट जाता। सुबह से अब दोपहर ढलने वाली थी। इसने कुछ नहीं खाया था और अब जो इसने खाने को कहा तो वो जल गई। जहर खाने के काबिल रह गई। जहर ला दे, वो खाऊंगी, वो ज़ियानी अंदाज में चीखी। ज़रूर, शौक से खाइएगा, मगर यहाँ नहीं। वो इसी धीमे सट लहजे में गोया। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों लाए आप यहाँ? कुछ फैसले कुदरत के होते हैं जिन्हें अंजाम देने के लिए तकदीर किसी बंदे का इंतखाब करती है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और अपने किए पर मैं कतई शर्मिंदा या नादिम नहीं हूँ। मुर्दा ज़मीर और ईमान फरोश लोग कतई शर्मिंदा नहीं होना नहीं जानते। शट अप, मैं आपके साथ बेहद रायत कर रहा हूँ। मुझे हद से तजावज़ करने पर मुश्तिल ना करो। वो एकदम बफर उठा था, फिर लंबे लंबे डग फटता दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद करता चला गया। जर्द धूप ढल रही थी। शाम ने अपना गुलाबी आंचल आहिस्ती से फैलाना शुरू कर दिया था। ग्लास बॉल से नजर आते समंदर की लहरों में सूरज ढलने के साथ साथ शिद्दत आती जा रही थी। दूर अफक पर परिंदों की कितारें अंधेरा फैलने से कबल अपने आशियानों की सिमत महवे परवास थी। वो बहुत हसरत भरी निगाहों से इन आज़ाद फ़िज़ाओं में परवास करते परिंदों को देख रही थी। काश कि मैं भी आज़ादी से अपने मस्कन की तरफ लौट सकती। बिलाशुबा वहाँ मेरे लिए कोई गुंजाइश न होगी, मगर मेरी माँ को अब भी मेरी ज़रूरत होगी। सुबह से अब तक वो फ़रार की तमाम कोशिशें करके नाकाम हो चुकी थी। तमाम गेट लॉक थे। इसने सामने मौजूद शीशे की वो दीवार भी तोड़ने की कोशिश की, मगर इस पर ज़रब लगाकर इसे मालूम हुआ वो शीशा नहीं, बल्कि आला क्वालिटी का प्लास्टिक था, जो बज़ाहिर बहुत नाजुक और शफाफ शीशा नज़र आता है, मगर हाथ लगाने से महसूस होता है पत्थर की तरह सख्त तरीन है। कमरे के बराबर लाउंज था और इससे मुंसलिक किचन था। सब में ऐसे प्लास्टिक के शीशे लगे हुए थे। वो मायूस होकर बैठ गई। वो दोबारा कमरे में नहीं आया था। सुबह से शाम हो रही थी। वो रात से भूखी प्यासी थी, मगर भूख प्यास सुकून से वो मावरा हो चुकी थी। शिद्दत गरिया से सूजी आंखों में बीमारों माजूर माँ का वजूद जैसे मुंजमद होकर रह गया था। इसे अब कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ माँ के सिवा। फालतज़दा माँ का तमाम काम वो किसी शेरख्वार बच्चे की तरह खुद करती थी। इनका निचला हिस्सा बिल्कुल पत्थर बनकर रह गया था, जिससे वो हरकत न कर सकती थी। फैक्ट्री से आकर इनमें मसरूफ़ रहती थी। अब जबकि एक रात गुजरने के करीब था। एक दिन गुजरने के करीब था। कौन इन्हें संभाल रहा होगा? माँ की बेबसी और तकलीफ़ का ख्याल नए सिरे से इसमें बेदार हुआ था। वो किसी बफरी शेरनी की तरह जुनून में उठी थी। दबे कदमों से जलती हुई खुले दरवाजे से अंदर झांका। वो इर्द गिर्द से बेखबर बहुत इन्हमाक से टेबल पर फाइल्स फैलाए कुर्सी पर बैठा था। इसका सर झुका हुआ था। हाथ में मौजूद गोल्डन पेन तेजी से चल रहा था। कमरे में भारी पर्दों के बाइस नीम अंधेरा था। टेबल पर जलते लैंप से निकलती मध्यम रोशनी में वो लिखने में मसरूफ़ था। इसकी पुश्त को वो कहर आलूद नफरत भरी निगाहों से देखती रही। कितना बेहिस, संगदिल और बेएहसास शख्स था।
दूसरों को आग में धकेल कर कितना बेपरवाह और शांत था। लम्हे के 1000वें हिस्से में इसने खौफनाक फैसला कर लिया। बाथरूम में डेकोरेट संगे मरमर का गुलदान इसने खामोशी से उठाया और आंखों से इसकी तरफ बढ़ने लगी और आहिस्ती से इसकी तरफ बढ़ने लगी। इसकी आंखों में दीवानगी थी। दबेस कारपेट पर इसके कदमों की आवाज़ नहीं उभर रही थी। वो इसके सर पर पहुंच गई। इसके लिबास से निकलती मेहंदी उपटन की बूने से गालबन इसकी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। इसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की और इसी लम्हे संगे मरमर के भारी भरकम गुलदान के पैर दर पैर 3 बार इसके सर पर क़यामत तोड़ चुके थे। वो कोई आवाज़ निकाले बगैर कुर्सी से नीचे गिरकर ढेर हो गया था। खून तेजी से निकलकर इसके चेहरे और गिरेबान में जज़ब हो रहा था। कंदील ने एक लम्हे को खौफजदा निगाहों से इसके खून से रंगीन चेहरे और शर्ट को देखा। फिर तेजी से इसकी शर्ट की पॉकेट से मेन गेट की लंबी चाबी निकालकर बरक रफ्तारी से वहाँ से भाग ली। की होल में चाबी घुमाते गेट खुल गया था। वो गेट बंद किए बगैर बाहर आ गई। घबराई मुताबिश निगाह इसने 4 सिम दौड़ाई। सामने समंदर था, पीछे रेत ही रेत थी। ऊंची नीची जगहों पर टूटी फूटी पहाड़ियाँ या बेरंग बदहाल झाड़ियाँ उगी हुई थी। इसने बेतहाशा रेत की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो इस वक्त इलाके से नावाकिफ थी, रास्तों से बेखबर थी। इसे सिर्फ इस कैद से रहाई चाहिए थी, इसकी गिरफ्त से आज़ादी चाहिए थी, जो अभी तक बहुत शरीफ नफ्स की बाकिरदार साबित हुआ था, मगर इसके किरदार पर रुसवाई और ज़िल्लत की स्याही फैला चुका था। रेत पर भागना दरकिनार इससे चलना दुश्वार हो रहा था। कदम रेत में धंस रहे थे और कई जगह भागने की कोशिश में बुरी तरह गिरी थी, मगर वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना, दूर निकल जाना चाहती थी। सूरज डूब चुका था। शाम गुलाबी शाम की गुलाबियाँ रात की स्याही में तब्दील हुआ चाहती थी। तेज़ हवा में खुनकी बढ़ती जा रही थी। समंदर का शोर बुलंद से बुलंदतर हो रहा था। लहरों की जोरावरी साहिल को रोनती हुई रेत के दरमियान मैदान की सिमत बढ़ती जा रही थी। वो सुरख ईंटों से बना खूबसूरत कॉटेज इसकी निगाहों से ओझल हो गया था। वो चादर को संभालती गिरती पड़ती आगे बढ़ रही थी। ये रेत का ऊंचा टेला था और यहाँ से समंदर ढलवान की सूरत में नीचे बह रहा था। इसने रास्ते पर पड़े पत्थर को पकड़कर सांस दुरुस्त करना चाहा। इसी तरह इसे महसूस हुआ जैसे रेत इसके कदमों के नीचे से लम्हा बलम्हा सिरकती जा रही है। इसने संभलने की कोशिश की, मगर बेसुध। इसका जिस्म तेजी से रेत में धंसे जा रहा था, जैसे कोई ताकतवर बला इसे पकड़कर अंदर की जानिब खींच रही हो। इसे महसूस हुआ लम्हे भर में वो रेत में दफन हो जाएगी। खौफ और दहशत से इसकी चीखें निकल गई। उन्हें भी मुंडे ने भी ना, वैसे इसका नाम नहीं बताया गया भी क्या है, लेकिन जड़ा भी है ना, इन्हें भी पक्का बंदोबस्त किया, मतलब कि ऐसी जगह पे किडनैप करके लेके आया जहाँ से वो जाग ही नहीं सकती, भाग ही नहीं सकती। उन्होंने भजन की कोशिश की थी, उन्होंने भी अंदर लहू लुहान कर रही, लेकिन ना आप ही रेत विच फस गई। मैंने लगता उनकी अख खुलनी, उन्हें होश आना तो उन्हें कढ़नी है आके। अम्मा मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही, आप भी एक दिन बहुत पछताएंगे, अम्मा और भाई भी। नौरीन, खुदा के लिए अब तो अक्ल के नाखून लो। अम्मा या भाई कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। खुद सोचो, यावर अपने घर वालों के लिए नापसंदीदा शख्स है। काहिल, हट हराम, कामचोर, मेहनत से जान चुराने वाला आदमी, जो खुद जवान तवाना होने के बावजूद माँ बाप का दस्ते न करो। वो भला बीवी को किस तरह खिला सकता है? बल्कि भाईजान ने यह भी इंकशाफ किया कि वो जुआ भी खेलता और नशा भी करता। तुम क्यों जानबूझकर कुएं में छलांग लगाना चाह रही हो? अफशीन ने बहन को समझाना चाहा। मर्द का कारोबार औरत के नसीब से करता है। भाईजान और छानबीन करें, इन्हें मालूम होगा इसमें दुनिया भर की बुराइयाँ। वो जैसा भी है मुझे कबूल होता, मुझे कबूल होता। इन लोगों ने इसलिए यावर से शादी नहीं की कि वो काहिल और कामचोर है। कल को इनके दर पर आकर मुझे हाथ फैलाना पड़ता। मैं भूखी मरती, मगर कभी इनसे भीख मांगने नहीं आती। इसके लहजे में कबीदगी और नफरत थी। मुझे क्यों लग रहा है कि वो जो अपाहज पड़ी हुई है, इसी कंदील की माँ, वो ये नौरीन है। इनने ब्याह तो बाद कोई दौड़ जाना, बाकी देखते हैं क्या होता। लेकिन वो मुंडा कौन है फिर जिन्हें अगवा किया? नौरीन, ये तुम हो, इस घर की बेटी। सच कहते हैं भाईजान, यावर ने तुम्हें बागी और बेमुरवत बना दिया। जब अपना ही सिक्का खोटा हो बेटी, दूसरों को दोष नहीं दिया जाता। बस अब ख़त्म करो इस मनहूस किस्से को। कल माइयों मेहमान आज से आना शुरू हो जाएंगे। अम्मा ने अंदर आते हुए इनकी गुफ्तगू सुन ली थी। इस थोड़े अरसे में बेटी की बगावत और सरकशी ने इस सदमे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सदमे से बीमारों कमज़ोर कर डाला था। कहाँ जा रही हो तुम? नौरीन को नक्सक से तैयारी करते देखकर वो घबरा कर बोली। मैं भला कहाँ जा सकती हूँ? अपने घर में ही कैदियों की तरह निगरानी में रहती हूँ। वो इस्तिज़ाई अंदाज में होठों पर गहरी लिपस्टिक फेरती हुई गोया भी। अम्मा, इसे मुंह मत लगो इसके, ये पागल हो गई है। अफशीन ने इनके हवास पाख्ता चेहरे को देखते हुए बहन की तरफ नफरत से देखा, जिसका दिल माँ की मोहब्बत एहतराम लिहाज से मकफूद हो चुका था। मेरे घर से कदम निकालने पर पाबंदी है, मगर यावर पर तो ये पाबंदी नहीं है ना। अब जबकि मैं इस घर से रुखसत होने वाली, तो आखिरी मुलाकात भी ना करूँ इसे। यावर को मैंने बुलाया, वो आता होगा। नौरीन खुद पर ढेरों परफ्यूम स्प्रे करती हुई इत्मीनान से गोया भी। इनका दिल जैसे बंद होने लगा। इन्होंने पथराई आंखों से सगी बेटी को देखा, जो गैरों से ज़्यादा गैर और जल्लाद हो गई थी। लख दिल्ला ना दरी औरत थी, घर बुला रही है और फिर साज सवर के जा रही है बगैरत औरत। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? क्या बक रही हो तुम? क्यों घर में खून खराबा करवाओगी? मना कर दो इस जलील इंसान को, इस घर में कदम नहीं रखेगा, वरना बहुत बुरा होगा। अफशीन ने से झंझोड़ डाला था।
مجھے اس سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اگر وہ یہاں نہیں آئے گا تو میں اس سے ملنے جاؤں گی۔ لاج رکھ لے میری عزت کی، نیچے کمرے میں بہویں موجود ہیں، دونوں بھائیوں کے گھر آنے کا وقت ہو رہا ہے، کیوں اس گھر میں آگ لگانا چاہتی ہے؟ اماں اسے کوسنے دینے لگی۔ جو میرے دل میں آگ لگ رہی ہے وہ سارے گھر میں، سارے جہاں میں لگا دوں گی، وہ بل کھا کر پھنکاری۔ بکواس بند کرو، منع کرو، اسے یہاں نہیں آئے گا۔ افشینی سے گھسیٹتی ہوئی فون سٹینڈ تک لے گی۔ ہرگز نہیں، کوئی مرے یا جیے مجھے پرواہ نہیں۔ میری کس نے پرواہ کی ہے؟ وہ تنک کر بولی۔ تیری پرواہ آگے جا کے ساریاں نکلن گیا۔ تجھے اس کتاب کا واسطہ منع کر دے یاور کو، ہمارا تجھے کوئی احساس، کوئی پرواہ نہیں، مگر اپنے مذہب سے تو نہیں پھری ہے تو۔ اماں نے دیوار کی ریک میں رکھے سرخ چمکیلے جزوان میں ملفوف قرآن پاک ہاتھوں میں لے کر اس کے آگے فریادی لہجے میں کہا۔ اس نے چند لمحے اس پر آنکھیں مرکوز کی، پھر تن فن کرتی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اماں دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ جب گندی اولاد ہو جائے نا، پھر ماں باپ کے نصیب میں آنسو ہی رہ جاتے ہیں۔ اچانک اور شدید درد میں سر میں لگنے والی ضربوں نے اسے چند لمحات کے لیے ارد گرد سے بے خبر کر دیا، پھر سر سے اٹھتی بے تحاشا درد کی ٹیسوں کو اس نے 10 منٹ بعد ہوشیار کر دیا تھا۔ خون تیزی سے سر سے نکلا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں تارے ناچنے لگے۔ کارپیٹ اس کے خون سے رنگین تھا، آسمانی کلر کی شرٹ بھی سرخ تھی۔ اس نے بیسن کے اوپر آویزہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو اپنے ہی لہو میں رنگا بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ اسے یکدم قندیل کا دھیان آیا، بے ساختہ اس ہاتھ جیب کے سمت کیا، اور اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ چابی کی عدم موجودگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اسے زخمی کر کے فرار ہو چکی ہے۔ یہ انکشاف اس کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ جلدی سے چہرہ دھو کر رومال زخم پر باندھ کر باہر آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اور مین گیٹ واہ تھے، اس کی پیشانی پر تردد کی سلوٹیں نمایاں ہوں گی۔ دور دور تک آبادی یہاں نہ تھی، دائیں طرف سمندر تھا، بائیں طرف ریت کے وسیع ٹیلے تھے۔ تو جگہ بھی ایسی چنی انہیں۔ شام گہری ہو گئی تھی، حسب معمول سمندر میں طغیانی بڑھتی جا رہی تھی۔ حقیقتاً اس وقت وہ بے حد حواس پاختہ متفکر تھا۔ اگر اس لڑکی نے خودکشی کر لی تو، سمندر میں ڈوب گئی تو، اس کے حواس منتشر ہو رہے تھے۔ وہ کمزور اور بزدل نظر آنے والی لڑکی اتنی حوصلہ مند بہادر ہوگی کہ اسے زخمی کر کے بھاگ نکلے گی، اس کا ادراک اسے ہوتا تو وہ کبھی بھی اس سے غافل نہ ہوتا اور اس طرح پریشانی میں مبتلا نہ ہوتا۔ بے قراری و بدحواسی سے وہ چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ مان اس کی نگاہ سامنے نیم ریت پر ابھرے نازک قدموں کے نشانات پر پڑی۔ اسے بھی پتہ لگ گیا کہ قدم نازک سی کہ بھاری بھرکم سی۔ وہ برق رفتاری سے سمت بھاگا، قریب کے نشان لہروں نے مٹا دیے تھے، دور کا دکا نشان موجود تھے جو اس کی رہنمائی کے لیے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ وہ ماہر کھوجی کی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مان اس کے کانوں میں نسوانی چیخوں کی آوازیں آنے لگی، تیز چلتی ہوا میں آوازیں کافی نمایاں تھیں۔ وہ دیوانہ وار اس ٹیلے کی طرف بڑھا جہاں سے آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے لرزا دینے والا منظر تھا۔ قندیل کا آدھا جسم ریت کے اندر دھنس چکا تھا اور باقی دھنستا جا رہا تھا۔ قندیل کے ہونٹوں سے ہذیانی انداز میں چیخیں نکل رہی تھیں، آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں، دونوں ہاتھ اس کے ہوا میں معلق تھے۔ اس نے سرعت سے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، وہ ریت کی دلدل میں پھنس گئی تھی۔ وہ اسے باہر کھینچنے کے لیے پوری طاقت صرف کر رہا تھا، وہ گویا منجمد ہو گئی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ دہشت کے باعث برف ہو رہے تھے۔ شدید تھکا دینے والی جدوجہد کے بعد وہ اس دلدل سے آزاد ہوئی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی، وہ قریب ہی نیم دراز اپنا بے ترتیب سانس درست کر رہا تھا۔ سرد موسم میں بھی اس کے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ چلو دیکھا اپنی بے وقوفی کا انجام، اگر چند لمحوں کی تاخیر ہو جاتی تو اس ریت کی دلدل میں تم دفن ہو چکی ہوتی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوتی۔ وہ سرد ترش لہجے میں بولا۔ اس نے موت کو اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر سے واپس پلٹتے دیکھا تھا۔ اس کے حواس ابھی تک خوف کے زیر اثر تھے۔ وہ موت سے ڈرنے والی نہ تھی، مگر ایسی گمنام موت اسے گوارا نہ تھی کہ کوئی قبر پر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکے۔ لے گئی ایسی ڈرونی جی جگہ تے آیا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ بے جان قدموں سے چلنے لگی۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، دن کی روشنی میں خوبصورت نظر آنے والا سمندر خوفناک سیاہ قداور لہریں اڑاتا اتنا خوفناک لگ رہا تھا کہ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ شائیں شائیں چلتی ہوائیں، سمندر کا شور سماعت پر گراں گزر رہا تھا۔ جاتے وقت جو لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھی، ان لہروں کے قد اب اس کے گھٹنوں تک آ پہنچے تھے۔ تھوڑا فاصلہ طے کر کے وہ اس کے ہمراہ کاٹیج کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس نے زوردار آواز میں گیٹ بند کر کے لاک لگایا اور اسے ایک طرف دھکیل کر اندر کمرے کے دروازے پر بھی لاک لگایا تھا۔ اس کے تیور بہت بگڑے ہوئے تھے۔ اس کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھ کر وہ کچھ نادم ہو گئی۔ یہ تمہاری پہلی غلطی تھی جو میں نے معاف کر دی، اگر دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچا تو سوچ لینا، میں تمہارا گلا دبا کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ وہ غراتا ہوا اندر چلا کر دروازہ بند کر دیا۔ قندیل شل ہوتے اعصاب کے اور معاف ہوتے سر کو پکڑ کر کار پر بیٹھ گئی۔ پرسوں سے اب تک اتنی پریشانی تفکرات کی بھنور میں چکرائی تھی کہ اب سوچنے بھی قریب آنے سے معذرت کر لی۔ آنسو بھی اندر ہی گر رہے تھے۔ ریت کے ساسیب نے اس کی ہنڈیوں کو گویا کاغذ کی طرح توڑ دیا تھا۔ جسم میں درد کی یورش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کھانا کھائیے، گمبھیر آواز پر اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ جسمانی اور ذہنی پکار نے اسے نامعلوم کتنی دیر غافل رکھا تھا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی کہ اجنبی مرد کی موجودگی میں اسے اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحیح بات ہے، جیسا بھی مرد ہے تو مرد نا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس کے دوبارہ متوجہ کرنے کے جواب میں اس نے کہا۔ ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے آف وائٹ کلف شدہ سوٹ میں وہ
खासा नुमाया और निखरा निखरा लग रहा था। सर पर अब रुमाल की जगह ड्रेसिंग नज़र आ रही थी। सेंटर टेबल पर खासा एहतमाम नज़र आया था जो गालबन इसकी गफलत के दौरान किया गया था। मैं नखरे बर्दाश्त करने या नाज़ उठाने का कतई आदी नहीं हूँ मोहतरमा। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है, मगर ये मेरा पर्सनल अफेयर था इसलिए मजबूरन भुगत रहा हूँ। वो सहद मोहरी से गोया हुआ। मुझे नहीं खाना, वो मुश्तिल होकर चीखी, मगर कमज़ोरी नकाहत के मारे आवाज़ धीमी थी। देखो मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो, मेरे प्रोग्राम में सिर्फ तुम्हारा अगवा शामिल था, कत्ल या खुदकुशी नहीं। चलो उठो। इसने सख्ती से ज़रा झुककर इसका बाजू पकड़ा था और मक्खनी सोफे पर इसे धकेल दिया। इसने सीधी बैठकर अपनी बेतरतीब होने वाली चादर को दुरुस्त किया और इसी तरह बैठी रही। खाओ वरना मुझे कतई नापसंदीदा काम अपने हाथ से मजबूरन अंजाम देना पड़ेगा। पहले मुझे बताएं, मुझे क्यों लाए हैं? क्या दुश्मनी है हमसे या अशरफ साहब से? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। खाओ खामोशी से। मैं भी आपका हुक्म मानने की पाबंद नहीं हूँ। नहीं खाना मुझे कुछ। ओके, तो अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसे ही सही। वो एक झटके से इसके बराबर में आकर बैठा। इसके वजूद से उठती मशहूर कुन महक इसके मजबूत वजी सरापे की कुर्बत कंदील बौखला कर पीछे हुई थी। अपनी तन्हाई और बेबसी कमज़ोरी का एहसास नए सिरे से जागा। वो कल से इस शख्स के रहमो करम पर थी। वो अक्खड़ बद दिमाग था, गुस्सावर जोरावर था। इसके मिजाज में शोले दहकते थे, अंग अंग में जैसे सरकशी और हठधर्मी का राज था, मगर इसका किरदार बहुत मजबूत था। शाइस्तगी और शराफत इसके अंदाज से छलकती थी। इसने मुखातिब होते वक्त इसकी निगाहें इधर उधर होती थी, मगर इस वक्त इसकी भरपूर शख्सियत इसे खौफजदा कर चुकी थी। मबादा इसने शराफत और बेनियाजी का लबादा उतार फेंका तो मज़ाहमत भी ना कर पाएगी। लम्हे के 1000वें हिस्से में मुतजाद सोचों से मताविश कर डाला। खाओ। इसके लहजे में उलझन और नागवारी थी। कांटे में फंसा चिकन इसके मुंह की तरफ बढ़ाया गया था। लहजे में कुछ ऐसी कतियत और शिद्दत पसंदी थी। इसने मैं कान के अंदाज में कांटा हाथ में पकड़ लिया। खा लूँगी मैं। फिर वो खामोशी से खाने लगी। इससे मुतमिन होकर वो किचन की तरफ बढ़ गया। इसका जहन फिर माँ की तरफ बह गया। ना मालूम इन्हें किसी ने दवा वक्त पर दी होगी या नहीं। खाना किसी ने खिलाया होगा। इसके हलक में लुकमा फंसने लगा। फिर इससे खाना ना खाया गया। वो भाप उड़ाती कॉफ़ी का मग उठाए अंदर आया था। इसे अफसरदा मलूल देखकर चंद साथ इसके चेहरे पर मुलायमत छा गई, मगर फिर फ़ौरन ही कोई मंजर इसकी निगाहों में उभरा और इसके तेवर पहले से ज़्यादा बदल गए। मुझे उम्मीद है कि आप कोई अहमकाना हरकत नहीं करेंगी आप, मगर फिर भी तनबीह कर देता हूँ। इसने आगे बढ़कर ग्लास बॉल से पर्दा हटाया। बाहर घूर अंधेरा था और इस अंधेरे में समंदर की लहरें स्याह असेबी बलाई लग रही थी। मंजर कुछ इतना ही खौफनाक था कि इसने फ़ौरन ही निगाहें झुका ली थी। रात को समंदर का पानी बाहर सेकंड स्टेप तक आ जाता है और इतना ताकतवर होता है कि पहाड़ को बहा कर ले जाए। और साथ ही आबी जानवरों की बहुतात होती है, जिनमें आबी सांप बहुत कसरत से होते हैं। और ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वो खौफजदा लहजे में चीखी थी। ताकि आप फरार होना चाहें तो ये ख्याल जहन से निकाल दीजिए कि कोई आपको बचाने आएगा। वो इत्तेज़ाई अंदाज में कहता। वो कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर बाथरूम से मुल्हिक कमरे में चला गया और साथ ही लॉक लगा लिया था। जब तुम्हें किसी और से मोहब्बत थी तो क्यों मेरी ज़िंदगी में फसाद फैलाने के लिए चली आई हो? राहिल ने तेज़ निगाह मलच के कपड़ों और बिखरे बालों वाली नौरीन पर डालते हुए उकताए लहजे में कहा, इतने आजिज़ आ गए तो तलाक क्यों नहीं दे देते मुझे? इसने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 1000 मरतबा दोहराया हुआ मुतालबा दोहराया। भाई के यावर को कत्ल करने के खौफ ने इसको मजबूर कर दिया राहिल की शरीक हयात बनने पर, मगर वो तहैया कर चुकी थी कि राहिल को शौहर का दर्जा कभी नहीं देगी। और इसका अमली सबूत इसने शादी की रात दे दिया था। राहिल के कमरे में आने से कबल वो अपना रूप उजाड़ चुकी थी। नई ज़िंदगी की शुरुआत से सरखुशी के आलम में मसरतों से शादमा गुनगुनाता वो कमरे में दाखिल हुआ तो नौरीन को रवायती दुल्हन के अंदाज में देखने की बजाय इसका धुला हुआ शफाफ चेहरा, सफ़ेद सूट में मलबूस वो नई नवेली दुल्हन की बजाय ऐसी लग रही थी जैसे अब भी बेवा होकर बैठी हो। इसके कुछ बोलने से कबल ही वो शुरू हो गई थी। यावर से पहली मुलाकात, शादी से इनकार, फिर भाई की धमकी और अम्मा की इज्जत बचाने के लिए इल्तिजाएं वास्ते। एक एक हरफ राहिल की गोशगुजार इसने नहायत ठटाई और बेखौफी से कर दिया। ऐसी बगारत औरतें भी होती हैं। राहिल पढ़ा लिखा, शरीफ और हसास आदमी था। बहुत ज़बत से इसने बर्दाश्त की। इसकी तमाम मसरतें, आरज़ुएं इसी वक्त जलकर खाक हो गई थी। बहुत तहम्मुल और बटबारी से अंदर के रवायती गैरतमंद मर्द को रोका था। इसकी आला तलीम, बेहतरीन तरबियत और मतीन तबीयत ने इसे इसका खून करने से बमुश्किल रोका था। इस तरह की औरतें वैसे किसी हमदर्दी के काबिल नहीं होती। दोनों के दरमियान फासले सदियों की मुसाफतों के हाइल हो गए थे। इसने अपनी अना को ज़ेर करके नौरीन की तरफ बढ़ना चाहा, मगर इसने अपनी तरफ आने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया। वो ज़्यादातर मैके में ही रहती थी। मैके चन वड़न कौन देंदा सी? इन्हें सब तो पहले तो मैके दे वाले थित्तर मार के कढ़ने चाहिए सी ना। राहिल के घर में किसी पर भी जाहिर नहीं किए थे अपने मामलात। अलबत्ता अफशीन जो इसकी बड़ी भाभी थी अब वो सब देख रही थी। नौरीन बुरी तरह से झिटक दिया करती थी। अम्मा ने इसके चलन को ऐसे सीने का घाव बना लिया कि वो इनकी शादी के 1 माह बाद दुनिया छोड़ चुकी थी। तुम मुझे जितना चाहो परेशान करो, मगर मुझसे छुटकारा सिर्फ मेरे मरने के बाद ही मिल सकता है। जीते जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। राहिल ज़िद्दी और हठधर्म अंदाज में कहने लगा, कैसे मर्द हो तुम? मर्द तो अपनी बीवी की ज़ुबान से किसी गैर मर्द का नाम नहीं सुन सकते हो। तुम सब जानते बूझते भी मुझे तलाक देने पर राजी नहीं हो। कैसे मर्द हो? वो तंज़िया लहजे में बोली। ये मेरी मर्दानगी ही तो है जो तुम जैसी औरत को इज्जत से रखा हुआ। तलाक औरत के लिए शर्मनाक होती है तो मर्द की गैरत पर भी ताज़ियाना होती है।
افسوس تمہارے بدلے کی حیا بھی مجھے کرنی پڑی ہے. آئندہ بکواس مت کرنا، بلکہ کل شام کی فلائٹ سے تم میرے ساتھ لندن جا رہی ہو. کیا مطلب؟ مجھ سے پوچھا بھی نہیں آپ نے؟ وہ بکھلا اٹھی. یاور سے جدائی سہانے روح تھی. اہلا حال بھی یاور نہ ملاقات ہونی ہے. افشین بھابی نے کہا تھا تمہیں ٹائم پر بتاؤ. وہ سادہ فطرت کے باعث صاحب کوئی سے بولا. شام میں سب گھر والے شادی میں گئے تھے. وہ سر درد کا بہانہ کر کے رکی. راحیل جانے کے انتظامات میں دوپہر سے غائب تھا. گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا. ملازمہ کو وہ چھٹی دے چکی تھی. اس کے ذہن میں شیطانی منصوبہ اسی وقت پیدا ہو گیا. جب راحیل نے کل رات کی فلائٹ سے لندن جانے کی اطلاع دی تھی، اس نے تمام زیورات و نقدی سفری بیگ میں رکھی، چند جوڑے سوٹ کے رکھے اور تیزی سے کمرے سے نکل آئی. یاور کو وہ پروگرام پہلے بتا چکی تھی. چوکیداری سے آتا دے کر مؤدب کھڑا ہو گیا. اس کی تند مزاجی چڑچڑے پن کے باعث تمام ملازم دور بھاگتے تھے. اب بھی چوکیدار نے اس کے کہنے پر گیٹ کھول دیا. پھر پھرتی سے وہ آگے بڑھ گئی. 2 ٹیکسی اور ایک رکشہ بدل کر وہ سوک سینٹر پہنچی تھی. یاور پہلے سٹاپ پر اسے بے قراری سے ٹہلتا ہوا مل گیا. ٹیکسی سے اتر کر وہ اس تک پہنچ گئی. یاور نے اچٹتی سی نگاہ برقعے میں ملبوس عورت پر ڈالی جو اس کے قریب آ رہی تھی. یاور چلو. نورین نے لمحے بھر کے لیے دونوں نقاب چہرے سے ہٹائے. اس وقت وہ ازحد پریشان اور بدحواس تھی. وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل آئی تھی. یاور نے اس کی دانش مندی کو سراہا تھا کہ وہ برقع اوڑھ کر اپنے چہرے کو چھپا کر آئی تھی. کچی بستی میں مقیم ایک دوست کے گھر یاور اسے لے کر آگے. اس کا خیال تھا نورین کے فرار کی خبر اس کے شوہر اور گھر والوں کو ہو چکی ہوگی. وہ لوگ اسے ڈھونڈیں گے. ان کا خیال اس کی بستی کی طرف نہیں جا سکتا. وہ یہی سوچیں گے وہ شہر چھوڑ کر جھکی ہوگی. یاور کا دوست 2 کمروں چھوٹے سے صحن کا کوارٹر انہیں کرائے پر دے کر چلا گیا تھا. یاور کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 15 دن ہو چکے تھے. اسے ذرا بھی ندامت و خوف نہیں تھا. وہ جو رقم لائی تھی وہ نانا کرتے بھی یاور نے لے لی تھی اور شاہانہ انداز میں خرچ کر رہا تھا. نورین اپنی محبت پا کر مگن تھی. اسے لگ رہا تھا وہ جنت میں پہنچ گئی ہے. یاور کی پیار بھری باتیں، ٹوٹ کر چاہنے کے انداز، اس کی نگاہوں کی وارفتگیاں، محبت کی جنون خیزیاں گناہ کے ہر احساس کو ذہن سے مٹا چکی تھی. ضمیر پہلے اس کا مردہ ہو گیا تھا. اتنا دن پھر ادا ہی ہوندا. ایک دن یاور نے اطلاع دی کہ راحیل نے خودکشی کر لیا. وہ اس سے نام نہاد بندھن کو توڑنے کا مطالبہ کرتی رہی تھی. اس نے کال کے مطابق اپنا کہا سچ کر دیا. وہ مذہب کی روح سے اس کے نکاح سے خارج ہو گئی تھی. اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد تھی. یاور نے اور اس نے مل کر راحیل کی خودکشی کا جشن منایا تھا. لعنت ایسی لعنتی عورتوں کو تو ویسے سنسار کر دینا چاہیے. اس نے بے حس، سنگ دل، ظالم اور بے حیا، سفاک ارزاں ترین عورت ہونے کا ثبوت دیا. اگر تو یہ جو پڑی ہوئی ہے اپاہج ہو گئی ہے یہی نورین ہے تو بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ. دونوں نے خاموشی سے نکاح کر لیا. وہ یاور کے سنگ گویا افق کی بلندیوں پر محو پرواز تھی اور اس کی شادمانی محبت کی عمر اس پروانے کی طرح مختصر نکلی جو رات بھر شمع کے گرد نثار ہوتے ہیں. صبح صادق کا پہلا اجالا یا تو اس کی موت کا فرشتہ بن کر وارد ہوتا ہے یا اس کے پر توڑ کر معذور کر کے پھینک دیتا ہے. پہلے روپے ختم ہوئے، پھر ایک ایک کر کے زیورات فروخت ہونے لگے. 3 ماہ بعد یاور اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا. اماں کے اعتراض، بھائی کی شہادتیں، افشین کی باتیں اب سمجھ میں آنے لگی جب پانی سر سے گزر چکا تھا. وہ پوری طرح ڈوب چکی تھی. یاور کہل و ہڈ حرام ہی نہیں بلکہ درجے کا عیاش نشے باز تھا. ان کے بڑے بھائی نے اس کی انہی بد عادتوں سے عاجز و بدظن ہو کے اسے گھر سے نکال دیا تھا. زیورات بھی تمام ختم ہو گئے تو وہ اس سے رقم کا مطالبہ کرنے لگا. وہ خود بالکل تہیہ دست ہو گئی تھی. زیور نام کی ایک کیل تک اس کی ناک میں نہ تھی. سہاگ کی نشانی کے طور پر ہاتھ میں کانچ کی چوڑیوں سے بھی وہ محروم تھی. 1 روپیہ تک اس کے پاس نہیں بچا تھا. اب زندگی کا بھیانک ترین روپ اس کے سامنے آیا تھا. یاور بات پہ بات اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا. ہر وقت جھگڑا کرنا اس کا مشغلہ بن گیا. اس کی آنکھوں کے آگے پڑے پردے اب سرکنے شروع ہو گئے تھے. بہت اچھا ہوا. اس طرح کی جو کرتی ہیں نا، جو ماں باپ کو دکھ دیتی ہیں، اپنے گھر والوں کو دیتی ہیں، انہوں نے یہی ہوتا، وہ یہی ڈیزرو کرتی ہیں. بہت اچھا ہوا. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کے برا ہونا چاہیے تھا. اور مجھے لگتا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ آگے برا اس کے ساتھ. اماں کی التجائیں سمجھانا اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا. اپنی بے حسی اور ہٹ دھرمی بھی پر اب وہ خون کے آنسو روتی تھی. اماں نے اتنا کچھ ہونے کے بعد اسے بددعا نہیں دی تھی، مگر ماں کے دکھے دل کی آہیں بددعاؤں سے زیادہ بااثر ہوتی ہے. راحیل جیسے شریف و انصار پسند شخص کو اس نے کی بے غیرتی اور بیگانگی نے حرام موت مرنے پر مجبور کیا تھا. یاور جب اسے بے تحاشا مارا ہوتا تو اسے شدت سے راحیل کی یاد آتی. اس نے اس کی تمام تر بے رخی اور لا تعلقی کے باوجود کبھی انگلی تک نہ لگائی تھی. اس کی ناپسندیدگی کے باوجود کتنا احترام و عزت دی تھی. تو اس قابل نہیں سی. تو قابل زیور دی چھتراں دے سی تے ہون تینوں ہی چھتر پیرے. وہ ناشکری تھی. ماں بہن بھائیوں کی محبت، شوہر کے اعتماد و بھروسے کو قدموں تلے روند کر سراب کے پیچھے نکلی تھی. اس نے ہیرا چھوڑ کر پتھر کا انتخاب کیا. تب ساری زندگی اس سے سر ٹکرا کر جان دینی ہوگی. ایدا ہی ہے بھگت. یاور کے لبوں سے جھڑنے والے پھول انگارے بن کر نکلنے لگے تھے. آنکھوں میں محبت و وارفتگیوں کی جگہ شعلوں نے لے لی تھی. ساری دنیا کی عدالت سے بڑی عدالت ضمیر کی عدالت ہوتی ہے. ضمیر کی آواز پر اس نے کبھی توجہ نہیں دی تھی. اب جب کہ وہ تنہا اور تہی دست ہو گئی تھی، نادانی اور بے وقوفیوں کے احساس کے صحرا میں پھٹک رہی تھی، ضمیر کے حق و صداقت کی عدالت سے جو سزا اسے ملی تھی وہ اس نے بخوشی قبول کری. محبوب اور شوہر کا فرق اسے محسوس ہو چکا تھا. یاور کی ساری محبت اور عشق اڑن چھو ہو گیا تھا. اس نے ایک فیکٹری میں اس کے لیے جاب تلاش کی. وہ خاموشی سے فیکٹری میں کام کر کے اپنا اور اس کا پیٹ بھرنے لگی. اس کے لبوں پر خاموشی کے کفر لگ گئے تھے. یاور سارا دن گھر میں سو کر گزارتا. اس کے گھر میں قدم رکھتے اس کی فضول بکواس شروع ہو جاتی. فیکٹری سے آتے وقت اکثر بس دیر سے ملنے کے باعث دیر ہو جاتی. وہ بے دھڑک اس پر بد چلنی آوارگی کے الزامات لگا کر کہتا کس سے مل کر آ رہی ہے جو دیر ہو جاتی ہے.
شروع میں اس نے اعتراض کیا تو ہنس پہ عورت وہ ہاتھ چھوڑ بیٹھتا اور کہتا تجھ جیسی عورت پر بھروسہ نہیں ہے مجھے، جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر مرد کے ساتھ بھاگ سکتی ہے تو مجھے بھی چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ بہت اچھا ہوا۔ یہی ہوتا ہے، اگر آپ اپنے سگے اور محرم رشتوں کو دھوکہ دے رہی، کسی نامحرم کے لیے دھوکہ دے رہی تو کل نوں انہیں بھی تینوں یہی تانا مارنا کہ جی تو میری خاطر انہوں نے چھڑ سکنی تو انہوں دی خاطر تو میں میری کسی اور دی خاطر تو میں نے بھی چھڑ سکنی، بلکہ تینوں اور چھتر ہو جانے چاہیے۔ بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ جو بھی ہوا نورین بی بی۔ یہ وہ مرد کہہ رہا تھا جس کی خاطر اس نے اپنی دنیا و عاقبت خراب کر ڈالی تھی، جس کی خاطر فرشتہ صرف ماں کو ایسے کاری زخم لگایا کہ وہ بہت کم عرصے میں دنیا سے چلے گی۔ یہ وہ محبت ہے جس کا فروغ آج کل گلیوں اور محلوں میں عروج پا رہا ہے۔ اب نامعلوم اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ڈش پر نظر آتے وہ رنگین اور شرمناک مناظر جو نوجوان کے کچے ذہنوں کے لیے سرسبز باغ ہوتے ہیں، نوخیز جذبات کے لیے گمراہ کن راہ، بےہودہ لٹریچر کی بہتات یا ماؤں کی سنگین بے خبری یا اعتماد جو وہ بیٹیوں پر کر کے ان سے بالکل ہی غافل اور بے پرواہ ہو جاتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جوان خون میں شیطان پوری طرح حاوی رہتا ہے۔ لمحے کی غفلت میں اپنا وار کر بیٹھتا ہے۔ لڑکیوں کی عصمت و وہ بے بہا انمول شیشہ جس پر غلطی سے بھی ٹھیس لگ جائے تو بال پڑ جاتا ہے۔ نوعمری کی محبت اس طوفان کی مانند ہے جس کا کام صرف تباہیاں اور بربادیاں پھیلانا۔ یاور کے اس الزام و عدم اعتماد نے اس نورین کو ذبح کر ڈالا جو اس کی محبت میں باغی و بے حیا ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اس مالک سے لو لگا لی جس سے غافل ہونے پر وہ گمراہی میں پڑ گئی تھی۔ یاور کی مار، جھگڑے، الزامات، گالیاں بہت اطمینان سے سہ جاتی۔ اس نے کبھی اس کی زبان اور ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی، خاموشی سے مار کھاتی رہتی۔ شکوہ کس سے کرتی؟ یہ عذاب تو اس نے خود منتخب کیا تھا، شوہر کی قدر نہ کی تھی، ماں کا دل دکھایا تھا جس کا مداوت جان دے کر بھی نہ کر پاتی۔ یہ مار اور مشقت تو کچھ بھی نہ تھی اس کے گناہوں کے آگے۔ کچھ ماہ بعد ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ جلد ماں بننے والی ہے۔ اس کی اجاڑ و ویران زندگی میں مسرت کی ننھی سی کرن جگمگائی تھی جو جاور نے بہت صفاقی سے اس کی مسرت پامال کر ڈالی، یہ کہہ کر کہ وہ اس کے ہونے والے بچے کا باپ نہیں ہے۔ بھگتو، یہ آخری کیل تھی جو اس کی محبت کے تابوت میں گاڑی گئی تھی۔ اسے مار پیٹ کر وہ شام کو گھر سے نکلا۔ اب وہ آج طبیعت خراب ہونے کے باعث فیکٹری نہیں گئی تھی۔ اسے گئے بھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اس کے دوست نے آ کر اطلاع دی کہ جوا خانے میں کسی جواری سے یاور کا پھڈا ہو کر اس نے تیش میں آ کر اس آدمی کا قتل کر ڈالا تھا۔ وہ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی تھی۔ وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ یہی کچھ ہی ہونا سی، ایسا تو ہوتا ہے پھر ایسے کاموں میں۔ گھر جانے کے لیے بے قرار تھیں آپ، اب اتنی گمسم کیوں ہیں؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کرتا ہوا طنزیہ لہجے میں برابر والی سیٹ پر بیٹھی قندیل سے مخاطب ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے مسرت و انبساط سے کہہ کے لگانا چاہیے، وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ قندیل اس کی نورین کی بیٹی ہے تے ماں پیو دا کتا تھی دے گی اولاد دے گی آ گیا مقافات۔ I don't know, this is your personal affair، اس نے بے نیازی اور لا تعلقی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ کار درمیانی رفتار سے پتلی سی سڑک پر دوڑ رہی تھی، دائیں طرف ریت تھی، اس سے آگے سمندر کی لہریں کسی الرد نوخیز دوشیزہ کی طرح اٹھلاتی اچھلتی کودتی نظر آ رہی تھی۔ بائیں جانب ریت کا اونچا نیچا میدان تھا جس میں جا بجا بھورے پتوں سے لدی کئی ٹنڈ منڈ جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سورج کی گھٹاؤں نے اپنے سیاہ گیسوں کو لپیٹ میں لے رکھا تھا، اس لیے موسم خاصا ٹھنڈا اور ابر آلود تھا۔ آج ناشتے کے بعد اس نے ڈرامائی انداز میں کہا وہ اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ اسے یقین نہ آیا وہ سچ کہہ رہا ہے، اسے بہلا رہا ہے۔ وہ فوراً ہی پورچ میں کھڑی گاڑی کی کار کی طرف بڑھ گیا تو اسے یقین کرنا پڑا۔ ماں سے ملنے کی سرخوشی اس کے اندر برق کی طرح دوڑی، پھر بہت سارے چہرے اس کے نگاہوں سے میں گھومے۔ پرسوں شام کا ایک منظر اس کی نگاہوں میں رقصاں ہو گیا۔ وہاں جا کر جس انداز میں اس کا سواگت ہونا تھا اس سے اس کے اعصاب ٹوٹنے پھوٹنے لگے تھے۔ آج ایک مدت بعد میں پرسکون نیند سوؤں گا۔ اس کی آواز مسرتوں سے لبریز تھی، بجی اور پرکشش، چہرے پر جیت فتح کامرانی کا آبشار سا بہہ رہا تھا۔ وہ کھول کر رہ گئی۔ اب تو بتا دے کس کا انتقام لیا آپ نے مجھ سے؟ کیا مقصد تھا آپ کا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا اس سوال کا جواب مجھ سے نہ پوچھیں آپ۔ میری زندگی برباد کر کے کیا ملا آپ کو؟ کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے مجھے؟ آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، جس طرح آپ آئی ہیں ایسے ہی واپس جا رہی ہیں۔ میں دھوکہ باز لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی امانت میں خیانت پسند ہے مجھے، اس نے موڑ کاٹتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ کار اب چھوٹا سا پل عبور کر رہی تھی جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ نہیں سمجھ سکتے آپ کہ لڑکی ہونا بعض گھرانوں میں کتنا عظیم گناہ ہوتا ہے۔ میری نیک نامی، پاکیزگی، عزت نفس سب کا قتل کر ڈالا آپ نے۔ عورت کبھی مجبوراً رات کو گھر میں گھسے تو ناقابل قبول ہوتی ہے، اور میں جو 2 رات گھر سے باہر گزار کر جا رہی ہوں اور وہ بھی ایسے کٹھن حالات میں جب میری بارات آ کر لوٹ گئی ہوگی، میری اچانک گمشدگی کو کس گھنونے فعل سے مثل دی گئی ہوگی، اس کا احساس شاید آپ کو نہیں ہوگا، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہمیں تو بہت پہلے سے احساس ہے اس اذیت کا کہ کتنی تکلیف دہ اذیت ہوتی ہے، دل جلانے والے انداز میں کہا کہ مسٹر تم جو کوئی بھی ہو مجھے سولی پر چڑھا کر سمجھتے سکون سے رہوگے، پرسکون نیند سوگے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میری بد دعا ہے تمہیں کبھی سکون نصیب نہ ہو۔ تم نیند کو ترسو، سکون کو ترسو، جس طرح ہائے ہائے مجھے برباد کیا تم نے، اسی طرح تم بھی برباد ہو۔ اس کے سفید رخساروں پر آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ سسکیوں کے دوران اس نے اسے بد دعائیں دی تھیں۔
इसने रोती सी सकती कंदील की तरफ कोई तवज्जो न दी, बहुत फ्रेश मूड के साथ ड्राइविंग करता रहा। 2.5 घंटे की फास्ट ड्राइविंग के बायस वो कार मतलूबा रहाइशगाह के आगे रोक चुका था। काश मैं इस वक्त आपके माँ बाप के तासुरात अपनी आंखों से देख सकता, मगर ओके बाय बाय। इसने इसके जर्द पड़ते चेहरे को बगौर देखते हुए इस्तज़ाई अंदाज में कहा और इसके उतरती कार तेज़ी से आगे बढ़ा ले गया। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये आज का एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँचे। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो अभी तक बड़ा पसंद आ रहा है और मैंने पहले पढ़ा भी हुआ। मेरा ख्याल ओवरऑल नावल अच्छा है। बाकी हम इसको कल इंशाल्लाह एंड करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। और आपके लिए एक और नावल स्टार्ट करूँगी, वो करना है मैंने, वो भी जल्दी करूँगी, ठीक है? तो दुआ में याद रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।